अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे एक मुलाकात की। ये मुलाकात हुई है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर और भारतीय सेक्रेटरी खारजा के दरमियान दुबई में। इस हफ्ते के दौरान होने वाली मुलाकात ने एक बहस और बहुत सी चहमगोइयों और कयास आराइयों को जन्म दिया है, और ख़ास तौर पर उस वक्त में मुलाकात जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी तनाव का शिकार हैं और कुछ अरसे से काफ़ी सरदमोहरी भी उसमें देखने में आ रही है। ऐसे में भारत का अफ़गानिस्तान के साथ बैठना और फिर इस मुलाकात के क्या असरात मुमकिन तौर पर ख़ित्ते के अंदर और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर हो सकते हैं, इसके ऊपर तशवीश भी पाई जा रही है और मुख्तलिफ तज्ज़िया तबसरे भी हो रहे हैं। मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे हैं सूरत हाल के नतीजे में, जिसको अपने तज्ज़ियाकारों के सामने रखेंगे और डिस्कस करेंगे। और उसके लिए शुरू यहाँ से करते हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान की जो कुर्बतें हैं, क्या ये पाक अफ़गान ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकती हैं? हमें इस डिबेट के लिए ज्वाइन कर रहे हैं फैसल वड़ाइद साहब, मज़हर अब्बास साहब, आसिफ रशीद चौधरी और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फ़खर, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइएगा, आप शहर इक़्तिदार में बैठे हैं सर, इस मुलाकात के बाद वहाँ पर किस तरह से परसीव किया जा रहा है पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में, पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों में या फिर थिंक टैंक्स में? इस मुलाकात को कैसा देखा जा रहा है और उसके असरात के ऊपर क्या बात की जा रही है? शुक्रिया अलीना। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि तालिबान की जो बढ़ती हुई कुर्बत है इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए परेशान कुन ज़रूर होगा, क्योंकि अगर हम रिसेंट पिछले चंद माह की जो डेवलपमेंट्स हैं उसको देखें तो उस हवाले से ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि एक तरफ जो पाकिस्तान का ये तहरीक तालिबान के हवाले से जो उनके साथ चल रहा है, तालिबान के साथ जो अफ़गान तालिबान हैं उनके साथ मामला चल रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ जो तालिबान की तरफ से ये इंडिया के साथ इस तरह की जो मुलाकातें और कुर्बतें हों तो इससे परेशानी ज़रूर बढ़ेगी। क्योंकि अगर माजी में देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान को एक स्ट्रेटिजिक डेप्थ के तौर के ऊपर और स्ट्रेटिजिक एसेट के तौर के ऊपर ही लिया था, और उसकी वजह अगर हम देखें तो जो उससे पहले तालिबान से पहले जो हुकूमतें थी वो उसमें ये समझा जाता था कि इंडिया की वहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में जो है वो अपने जो दहशतगर्दी है वो उसके लिए इन्फिल्ट्रेट कराता है, और यहाँ पे बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हैं वो कराई जाती हैं। यही वो वजह है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो तालिबान थे, अफ़गान तालिबान थे, उनको भी सपोर्ट किया था। तो उससे मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए इसका कोई फॉर्मली तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, ताहम ये लाजमी तौर के ऊपर सोचा जा रहा होगा जो पॉलिसी साज है उनके हवाले से भी कि पाकिस्तान से कहाँ पे कोई इस तरह की जो है वो गलतियाँ हुई हैं कि एक तरफ जो हम जिसको हम स्ट्रेटेजिक एसेट और डेप्थ वो समझते थे वो हमसे स्लिप होकर दूसरी साइड पे जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो मौजूदा हुकूमत भी है उसका हमेशा से ये जो ख़ास तौर के ऊपर जो हमसायों के साथ ताल्लुकात हों, नून लीग की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये प्रेफर किया है कि हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाया जाए। मैं उसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब ये नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने जब ये तैनात किया था आर्मी चीफ बतौर जनरल कमर जावेद बाजवा को, तो उन्होंने पहली ही मुलाकात में 3 उनसे मुतालबात किए थे, और ये मुतालबा ये थे कि पहला पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए उनको फ़ौज की सपोर्ट चाहिए। दूसरा, वो ये चाहते थे कि हमसायों के साथ ख़ास तौर के ऊपर इंडिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं और मामलात हैं वो बेहतर होने चाहिए, ताकि हम एक अपने जो हमसाए हैं वो उनको कहीं वो हमसाए जो है वो कहीं शिफ्ट नहीं किए जा सकते। इसलिए अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए वो करना है तो उनके साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर किया जाए। और तीसरा जो है वो मईशत है। तो अगर इसको मौजूदा भी सूरत हाल को देखा जाए तो ये इंटरकनेक्टेड भी हैं और इंटरलिंक्ड भी हैं। तो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि ये अपनी जो खारजा पॉलिसी है तालिबान के हवाले से वो भी रिव्यू करनी होगी, और उसके साथ साथ ये जो बाकी जो दीगर हमसाया ममालिक हैं उनके साथ भी रिव्यू करनी होगी। ताहम अभी तक कोई पाकिस्तान की तरफ से फॉर्मली इस मीटिंग के कोई रिएक्शन या कोई उसके हवाले से रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ठीक है, हम बातें इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं, लेकिन फैसल आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ये जो मुलाकात है ये कितनी सिग्निफिकेंट है, क्या अहमियत रखती है? और ख़ासकर टीटीपी के तनाजुर में अगर इसको देखा जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का इस वक्त इन्वॉल्व होना क्या हैसियत रखता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, भारत का इंडिया का इंटरेस्ट तो अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके 2 डैम्स वहाँ पर बना रहा है। उसने पार्लियामेंट, आपको पता है, उसने तामीर की है, और चाबहार जो ईरान की बंदरगाह है, बन रही है, मुकम्मल होने के करीब है और बहुत हद तक एक्टिव है। वहाँ तक जो रोड्स जाती हैं अफ़गानिस्तान से, उनकी कंस्ट्रक्शन भी एक बहुत अहम रोड की, हाईवे की जो कंस्ट्रक्शन है वो इंडिया कर रहा है।
अच्छा, अब इंडिया चाहता तो हमेशा से था कि उसके तालिबान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहें और अशरफ गनी हुकूमत के साथ भी। लेकिन मसला उस वक़्त था बहुत बड़ा कि अमेरिका जो है उसने तालिबान को दहशतगर्द करार दे रखा था। अभी सूरत-ए-हाल जैसे ही चेंज हुई है और तो वहाँ पर एक डी फैक्टो हुकूमत ऐसी आई है, जिसने कि कंट्रोल कायम कर लिया है और जिसको लेजिटिमेट उनसे ज़्यादा समझा जा रहा है। अब ये भी इंटरनेशनल स्टेज पर एक आयरनी है, एक सितम-ज़रीफ़ी है कि वो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक अशरफ गनी की हुकूमत, जो कि सो कॉल्ड इलेक्शंस के ज़रिए आई थी, वो अपनी लेजिटिमेसी फ़ौरन खो गई, जबकि तालिबान की हुकूमत जो है, जो किसी इलेक्शंस के बगैर आई है, जंग करके आई है, वो इर्द-गिर्द के ममालिक की नज़र में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुकूमत है और वो ये समझते हैं कि अगर इनसे डील हम कर लेंगे, तो वो चीज़ हमारी आगे जा सकती है। इसको ये फ़र्क है de facto का और de jure का कि de facto है, तो वो वहाँ पर पावर है। अच्छा, अब इंडिया ने अपने ये तमाम इंटरेस्ट बचाने हैं, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी हमारे मुल्क के वेस्ट में, अब वो उसको ज़ाया तो नहीं कर सकते। अब उनको मौका मिला है बहुत शानदार, क्योंकि पाकिस्तान ने भी आखिरकार तंग आकर ताजिकिस्तान वाली मूव की है, उस पे बहुत बात हो चुकी है। हुँ। तो ये उनको मौका मिल गया है। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता कि पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ी ऐसी गलती हाल ही में हुई है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। देखें, हम सब लोग अपने जुग़राफ़िये और तारीख़ के कैदी होते हैं। हम उससे आगे बढ़ना भी चाहें तो बाज़ औक़ात नहीं बढ़ सकते। इंडिया के अंदर कोई अफ़गानिस्तान का ग्रुप ऐसा नहीं है, जो वहाँ पर शरीयत नाफ़िज़ करने के लिए हमले कर रहा हो और अफ़गानिस्तान से इंडिया का ये मुतालबा हो कि आप इसको रोकें और अफ़गानिस्तान ना रोक पा रहा हो। जबकि पाकिस्तान के साथ ये जेन्युइन सिचुएशन है और यहाँ जेन्युइन सिचुएशन ये भी है कि पाकिस्तान, अफ़गान तालिबान की जो फ़ॉल्ट लाइन्स हैं, पॉलिटिकल फ़ॉल्ट लाइन्स हैं, आज से पहले तक उनमें से किसी को भी हवा नहीं दे रहा था। लेकिन अफ़गानिस्तान चाहते या ना चाहते हुए भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फ़ॉल्ट लाइन्स को मुसलसल हवा दे रहा था। तो ज़ाहिर है एज़ ए रियलिज़्म थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स जो है, उसके मुताबिक आपको कुछ ना कुछ तो करना है और जब से ग्लोबल ऑर्डर कोलैप्स करने लगा है तेज़ी से, तब से रियलिज़्म की जो फ़िलॉसफ़ी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि जैसे-जैसे ग्लोबल ऑर्डर नीचे जाए, वैसे-वैसे जो प्लेयर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक बेसिस पर ना गेम्स प्ले करने लगे। पाकिस्तान समेत तमाम मुल्क अब पावर बैलेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रफ़ पावर की तरफ जाएँगे और ये अमल जो है आप अगले 20 साल में और ज़्यादा देखेंगी कि डेमोक्रेसीज़, ह्यूमन राइट्स, ये सब कुछ एक तरफ होगा और हर मुल्क अपनी रियलिटी को देखते हुए इस पे काम करेगा। अब देखें, फ़ॉर्मली तो इंडिया में अफ़गानिस्तान का भी वो नहीं है, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है कि उन्होंने उसको इंटरनेशनल स्टेज पर कबूल किया होगा। लेकिन रियलिज़्म की थ्योरी ये बताती है सियासत की कि वो इसको अब जो भी काम करेंगे, वो उसी तरीके से करेंगे जैसे इसको कबूल कर लिया गया है। अमेरिका भी उसी तरह से इससे डील कर रहा है, चाइना भी उसी तरीके से इससे डील कर रहा है। तो अगले 20 एक साल तक आप भूल जाएँ कि इंटरनेशनल लॉज़, ह्यूमन राइट्स, असूल, डेमोक्रेसी, इसके मुताबिक आप मुल्कों को डील करेंगे। इंडिया का अफ़गानिस्तान का कोई लव लॉस का सीन इस वक़्त नहीं है। लिहाज़ा इंडिया भी, पाकिस्तान भी और तमाम ममालिक भी इस सिचुएशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा असूलों को एक साइड पर रख के अपने हक़ में इस्तेमाल करना कर सकते हैं, वो करेंगे। पाकिस्तान की भी अफ़गानिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन वो ज़्यादातर तालीमी नौइयत की हैं, एजुकेशन की हैं और इकोनॉमिक कॉरिडोर टाइप हैं। अच्छा, वो उस पे अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी का 45% डिपेंड करता है। अफ़गानिस्तान अगर इस सारे को इग्नोर करना चाहता है तालिबान की हुकूमत, तो करके देख ले, लेकिन इसका नुकसान दोनों को होगा। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है 45% अफ़गानिस्तान में? जो अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी है, उसकी जितनी भी एक्सपोर्ट है, उसका 45% पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है। अच्छा, ये बताएं, ये जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं भारत और अफ़गानिस्तान के, ये क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब कर सकते हैं या उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं? ये बिल्कुल होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, बल्कि अगर यहाँ पर कुछ बड़ों ने दोनों ममालिक के जमा होकर, इकट्ठे होकर इसका कोई फ़ौरी हल ना निकाला, तो ये एक ब्लडी गेम भी बन सकती है। क्योंकि अफ़गान तालिबान डेस्परेट हैं कि वो ये शो कर सकें कि उनका पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है और ये कंट्रोल वो शो कर सकते हैं इसी सूरत में अगर उनका पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के
अंदर दहशतगर्दी करने वालों को अपने मेहमान कहते रहेंगे, जैसे मुल्ला उमर उसामा बिन लादेन को कहा कहा करते थे, और उसके जवाब में उन्होंने अपना पूरा मुल्क तबाह करवा लिया, लेकिन उसामा बिन लादेन को किसी के हवाले नहीं किया। अगर ये वाले तालिबान भी यही रवैया इख्तियार इख्तियार करेंगे तो पाकिस्तान के पास, मुझे बताइए, ऑप्शन क्या है? उनको काउंटर करने की, उनके खिलाफ अपनी लिवरेज इस्तेमाल करने की पाकिस्तान के पास और क्या ऑप्शन है कि वो जाके उनके उनके मुखालिफ धड़े को, अहमद शाह मसूद के बेटे को सपोर्ट ना करे? पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शन क्या है? अब आप बात 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 करेंगे सारी की सारी रियलिज्म की। हमारे पास इंटरनेशनल लॉ के ऊपर जो एल्डर्स थे, दे आर गॉन। ओके, ठीक है। अच्छा, मज़ीद भी सवालात हैं हिकमत अमली के ऊपर, उसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। बट आसिफ, पहला तो यही सवाल कि आप किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को, और ये किस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्या ताल्लुकात शेप कर सकता है या उनको रीडिफाइन कर सकता है किसी तौर पर? जी, हमारे लिए जो बहुत जो है अलार्मिंग है, वो सबसे पहले तो ये है कि इससे पहले जब अफ़गानिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात थे तो वहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत थी, और उससे पहले करज़ई हुकूमत थी, और हम कहते थे कि ये वो हुकूमतें हैं जो इंडिया नवाज़ हैं, और वहाँ पे जो एक्चुअल लोग हैं वो तालिबान हैं, और वो जब भी आएंगे तो ये सारी जो भी इनके मामलात हैं ये एक साइड पे रह जाएंगे और पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे लिए तशवीश का सबब ये है कि वहाँ पे तालिबान की हुकूमत मौजूद है, और अब जब इंडिया के सेक्रेटरी मिलते हैं तालिबान से तो उससे चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में एक एयर स्ट्राइक होती है। ताहम अब मामला ये है कि इन अफगानिस्तान को जितना लेट पाकिस्तान एंगेज करेगा उतना ही हमें जो है इंडिया की जो है पेनिट्रेशन बढ़ेगी, और उसका अल्टीमेट नुकसान पाकिस्तान को होगा। और इंडिया की ख्वाहिश होगी कि वो इस जो है हमारे मगरबी बॉर्डर के ऊपर हमें जितना ज़्यादा एंगेज रखवा सकता है वो एंगेज रखे, ताकि हमारी तवज्जो मशरकी बॉर्डर से हटी रहे। तो अभी जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक तालिबान से जो है बातचीत का सिलसिला हमारे यहाँ भी बहुत सारे लेवल के ऊपर जो है वो शुरू किया गया, और हमारे यहाँ भी एक सोच प्रिवेल हो रही है कि तालिबान के साथ जो है वो बातचीत भी की जाए। ताहम हमारे बहुत सारे जेन्युइन जो ग्रीवेंसेस हैं उनको ये दुरुस्त है कि तालिबान हुकूमत एड्रेस करने में नाकाम भी रही थी। ताहम अब ये शुनीद है कि रवां माह के आखिरी हफ्ते में तालिबान का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, और गो के वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान से बात करेंगे, जिसमें दोनों तरफ बॉर्डर के आर पार जो बीमारियों का कंट्रोल है, जिसमें पोलियो है या टीबी है, इस तरह की कुछ इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर वो इस्लामाबाद आ रहे हैं हमारे से बातचीत करने के लिए। लेकिन इसको एक इब्तदा समझा जाए, और मेरा ये ख्याल है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारी जो भी पॉलिसी हो वो जो है वो बड़े ज़ीरक किस्म के तहम्मुल के साथ जो सियासी दिमाग है उनको तरतीब देनी चाहिए, क्योंकि हम अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, और अफ़गानिस्तान का हमारा जो बॉर्डर है उसके ऊपर हमारे दुश्मन हमेशा ये चाहेंगे कि उसके ऊपर हमें एंगेज रखें और हमारे ताल्लुकात ठीक ना हों। और इस हवाले से हमें जो भी पॉलिसी तरतीब देनी है, एक तो वो जल्द देनी होगी, वरना जितना हम लेट एंगेज करेंगे जो है वो हमारा नुकसान भी बढ़ेगा। इससे मुतालिक भी मैं आपकी तजावीज़ लेना चाहती हूँ, मैं इससे मुतालिक भी आप लोगों की तजावीज़ लेना चाहती हूँ। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, क्या आपको भी ये खदशा या ख़तरा है कि ये जो मुलाकात है या बढ़ती हुई ये राब्ते हैं पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं? देखिए, प्री मेच्योर है हमारा, क्योंकि अभी एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात की नौइयत क्या थी, उसमें क्या चीज़ें हुई, इसका बहुत ज़्यादा नहीं पता। लेकिन ज़ाहिर है इंडिया का इंटरेस्ट ये तो नहीं हो सकता कि अफ़गानिस्तान डेवलप हो और तालिबान के साथ दोस्ती बढ़ाई जाए। ये इंटरेस्ट तो इंडिया का नहीं हो सकता, क्योंकि बनता नहीं है उस तरीके से। हाँ, अब इंडिया का टारगेट जो है वो अफ़गानिस्तान नहीं पाकिस्तान है। हमारा जो हमें देखना है वो ये कि इंडिया के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान में तालिबान का ट्रेडिशनली उनके ताल्लुकात ख़राब रहे, इससे पिछली गवर्नमेंट को इंडियन सपोर्ट करते रहे। आज तालिबान के वज़ीर और पाकिस्तान के वज़ीर मिल रहे हैं, हिंदुस्तान के वज़ीर मिल रहे हैं। इंडिया के साथ चाइना की लड़ाई हुई, आज इंडिया और चाइना की सबसे बड़ी ट्रेड है एक दूसरे के। इंडिया का ईरान के साथ कोई ऐसा नज़रियाती वो नहीं है, लेकिन आज इंडिया और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हैं। इवन सऊदी अरब के साथ इंडिया के ताल्लुकात जो है वो आपसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो हमारे लिए सोचने का क्या है कि हमारे फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं
हमारे इर्द गिर्द आप देख लें, चारों तरफ देख लें, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ, माँ सिवाय चाइना के, जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हों। उसमें आप कुलभूषण वाला वाक़या देख लें, कुलभूषण का ईरानियन बलूचिस्तान से यहाँ एंटर होना, ये सारी चीज़ें। अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम जो खड़ी हुई वो ज़ाहिर है 70s में हुई है। उस वक्त शाह ईरान का इंटरेस्ट, शाह ईरान यहाँ अमेरिकन वो थे, प्रॉक्सी थे, उनकी वजह से यहाँ नेशनल अवामी पार्टी, जिसका अफ़गानिस्तान में बड़ा इन्फ्लुएंस था, उसको ख़त्म किया गया, उसे बैन किया गया। उसके बाद की आप सूरत हाल देख लें तो हमने अफ़गानिस्तान में अपने आप को गैर ज़रूरी तौर पे बार बार इंगेज किया, ये समझते हुए कि हम जो है वो कभी हॉट वाटर के को सामने रखते हुए, कभी सोवियत यूनियन, एंटी सोवियत यूनियन, एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बनकर हमने अपने ही लिए प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई करते रहे। पहली अफ़गान वॉर में भी और सेकंड अफ़गान वॉर में भी, उसमें हमने दोनों अफ़गान जंगें जो हैं वो अमेरिकन के कहने पर लड़ी और अमेरिकन के इंटरेस्ट में लड़ी। हमने अपने इंटरेस्ट में वो चीज़ें नहीं देखी। हमें पहली अफ़गान वॉर से भी नुकसान हुआ है। आप स्ट्रेटजिकली देख लें, अपने अंदरूनी मुल्क देख लें, और 9/11 के बाद भी जो पाकिस्तान का हालत हुआ, वो हमने तालिबान कहाँ बने? तालिबान पाकिस्तान में बने। हमने ख़ुद बनाए तालिबान। उसमें आज तालिबान आपके लिए जो है प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। तो हमें अपनी ओवरऑल ख़ारजा पॉलिसी को रिविज़िट करने की ज़रूरत है, स्ट्रेटजिकली रिविज़िट करने की ज़रूरत है। आप देखें कि आपके जिनको आप अपना दुश्मन मुल्क या वो समझते हैं, यानी मैं इंडिया की मिसाल दे रहा हूँ, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरह चल रही है और आपकी फॉरेन पॉलिसी किस तरह चल रही है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप सब ये समझते हैं कि पॉलिसी को, खारजा पॉलिसी को रिविज़िट करना चाहिए, लेकिन तजावीज़ क्या है आप लोगों की? आफ्टर ब्रेक जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले फ़खर, एक यहाँ पर बात हुई, आपने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ गलतियाँ की हैं और ख़ास तौर पर रिसेंटली जो गलतियाँ की हैं उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन, आपकी बात से अग्री नहीं किया फैसल ने, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? अलीना, देखिए, गलती से मुराद मेरा ये था कि ये जो एक एयर स्ट्राइक के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई थी, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान है उनकी तरफ से रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी आया कि ये उनकी जो सोवरेनिटी है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो उस सेंस में मैं कह रहा था कि ये अफ़गानिस्तान की तरफ से हो सकता है कि ये रिएक्शन हो कि वो इंडिया के साथ मुलाकात करके ये पाकिस्तान को एक इशारा दे रहे हैं कि अगर आप के ऊपर रिलायंस नहीं तो फिर हम इंडिया के ऊपर वो कर सकते हैं। सादा अल्फाज में आप ये कहना चाह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, ये तो पाकिस्तान के लिए, देखें, ये कोई भी मुल्क को अगर कोई उसके अंदर कोई इस तरह की दरअंदाजी होती है, ये उसका राइट होता है, लेकिन मैं उसको एक स्ट्रेटेजिकली बता रहा हूँ कि अगर ये अफ़गानिस्तान के अंदर वो हुआ है तो उन्होंने उसके रिएक्शन के तौर के ऊपर ये इंडिया के साथ मुलाकात करके हो सकता है कि ये पाकिस्तान को एक मैसेज दिया हो कि हम दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। बट आपने उसको गलत ही कहा, मैं इसलिए जानना चाह रही थी। एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के खारजा उमूर के जो नुमाइंदे हैं उनकी मुलाकात, पाकिस्तान के तनाजुर में इसको हम एनालाइज कर रहे हैं। फैसल, यहाँ पर जब ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पॉलिसी को रीथिंक करना चाहिए, आपकी क्या तजवीज़ है? क्या चेंज होना चाहिए या क्या पाकिस्तान को इसके अंदर रिविज़िट करना चाहिए, रिवैम्प करना चाहिए? एक तरफ हम देख रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिसी हमें नज़र आ रही है कि अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, ऑपरेशन की तरफ इशारे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी आसिफ ने जैसे हमें खबर दी कि कुछ ये भी सोचा जा रहा है कि साथ साथ इंगेजमेंट भी हो, विच इज़ द बेटर ऑप्शन? अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, खारजा पॉलिसी आइसोलेशन में नहीं होती कि आपका कोई बहुत अच्छा वज़ीर खारजा आ जाए और बहुत अच्छी कन्विंसिंग पावर हो उसके पास और वो बड़ी-बड़ी बातों पे बड़ी-बड़ी और छोटी पावर्स को कन्विंस कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। खारजा पॉलिसी बहुत सख्ती से लोगों के, मुल्कों के इंटरेस्ट के साथ प्ले कर रही होती है। आप देखिए कि चाइना को कन्विंस करना किसी बात पर पाकिस्तान के लिए निस्बतन आसान है, इसके बावजूद कि उनके लोग यहाँ पर मारे जा रहे हैं। और हमें इसी तरह अमेरिका का कोई यहाँ यहाँ पर उस तरह का इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको कन्विंस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब मैं उस सवाल की तरफ आता हूँ कि हमें अपनी पॉलिसी में क्या शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि आप अफ़गानिस्तान के साथ पॉलिसी को कितना भी रिविज़िट कर लें, रियल पॉलिटिक्स का तकाज़ा ये है कि वो जब तक आपके डिफेंस
को सीरियस नहीं लेंगे, तब तक आपके लिए मुमकिन ही नहीं है कि अपनी कोई ऐसी पॉलिसी बना सकें जिस पर सिर्फ बातों से उनको आप कन्विंस कर सकें। देखिए, एक चादर उस वक़्त पूरी उधड़ जाती है जब एक कोने से उधड़ना शुरू हो। तो जब आप ये देखेंगे कि ये चादर क्यों उधड़ रही है, तो आप देखना देखना स्टार्ट करेंगे कि इसका कोना कौन-सा है, वो कौन-सा धागा है जो उखड़ा है और उसके बाद पूरी चादर बिखरना शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में जो कॉर्नरस्टोन है, जहाँ से हमारे तमाम मसाइल, रीजनल मसाइल ख़राब होना शुरू होते हैं, वो ये है कि हमने एक ओवरसाइज़्ड एनिमी क्रिएट कर लिया है अपने बॉर्डर के ऊपर। और हम किसी तरह भी उसके साथ, और अब वहाँ भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जो किसी तरह भी हमारे साथ सिक्योरिटी टर्म में एट लीस्ट नहीं आना चाहते। पाकिस्तान इंडिया के साथ अगर एट लीस्ट तिजारत और बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं भी कर सकता, लेकिन अगर हम एक दूसरे की सिक्योरिटी को लेकर सीरियस हो जाएं कि इंडिया हमारी सिक्योरिटी का ख्याल करेगा और हम उनकी सिक्योरिटी का ख्याल करेंगे, और ये एक बड़ी रीजनेबल बात है, इसको किसी भी थर्ड कंट्री को हम शामिल करके इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये रीजनेबल, रैशनल और रियल पॉलिटिक्स के मुताबिक है। तो ये जो हमारी खारजा पॉलिसी की चादर उधड़ रही है रीजन में, इसको हम बचा सकते हैं। अगर हम ये वाला अपना कोना ठीक नहीं करेंगे, तो आप लिख लीजिए, हम गुफ्तगू से, बातों से कहीं भी कोई अच्छी खारजा पॉलिसी नहीं बना सकेंगे। आपकी हर पॉलिसी पिट जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अपने पूरे रीजन को नॉर्थ से लेके हेरात तक और नीचे पख्तकिया तक वो इसको एक यूनिटी में ढाल सकें। शो तो वो करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो इन कंट्रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन कंट्रोल हैं कि बहुत से अलायंसेस को कोई बाहर से पावर सपोर्ट नहीं कर रही। जैसे ही उनको सपोर्ट मिलना शुरू होगी, आप देखेंगे कि इनके हाथ से बदख्शां भी जाएगा, मज़ार शरीफ भी जाएगा, नॉर्थ भी जाएगा, और इनके लिए हेरात में भी बहुत से मसाइल खड़े होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा सिर्फ एक बात कि आप खारजा पॉलिसी ठीक कर लेंगे तो अफगानिस्तान से मसाइल ठीक हो जाएंगे, ये मेरा ख्याल है बहुत वाइज बात नहीं है। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, आपकी थॉट्स? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आप को मजबूत करें। आप रेलेवेंट होंगे दुनिया के लिए तो दुनिया आप पर तवज्जो देगी। आपके पास आप इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो दुनिया आपसे बारगेन करेगी। आप के ताल्लुकात इतने ज़्यादा ममालिक से ख़राब हो गए हैं कि उसको किस तरीके, जैसे फॉर इंस्टेंस ज़ाहिर है उसमें आपका एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त, कम से कम पिछले 15-20 सालों से, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा, सिक्योरिटी का इशू है जी। अब मसला ये है कि तालिबान से आप गुफ्तगू करेंगे, और पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, आपको पता है 2014 में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए थे, और उसके बाद अल्टीमेटली, लेकिन आप ये कैसे अलाउ कर सकते हैं कि कोई फ़रीक जो है या उनका कोई हमायती जो है वो आपके इलाक़ों में उनका कंप्लीट कंट्रोल हो और स्टेट की रिटी मौजूद ना हो? तो आपके लिए आसान नहीं है। आपकी मजबूती का सबसे बड़ा वो ये है कि आप इकोनॉमिकली मजबूत हों और इतने मजबूत हों कि आप फिर लोग आपसे बात करें। ठीक है। अब जो है, जैसे इंडियन पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान रेलिवेंट है। ये जो चीज़ है, ये अपने आप को हमें रेलिवेंट बनाना है दुनिया के बारे में, हमारी स्ट्रेटेजिकली, अदरवाइज भी। ये तो सारी की सारी उस इमारत की बुनियाद है ना, जिसको हम खड़ा करने की जरूरत है, कमजोर हो गई है। लेकिन उसकी खिड़कियां, दीवारें जो है ना सर, उसके ऊपर भी बड़ी तशवीश है। ये मैं आसिफ की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। आसिफ, आपने कुछ खबरें भी शेयर की कि उसे क्या पॉलिसी साज सोच रहे हैं, तो ये बताएं आपके ख्याल में, और जो सोचा जा रहा है आसपास, वो क्या है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक तब्दीली हो अफगानिस्तान के तनाजुर में ख़ास तौर पर? देखें, जो कुछ भी सोचा जा रहा है ना, इस पर सबसे बड़ा एतराज़ तो ये है कि इसको अभी भी बंद कमरों में ही सोचा जा रहा है। हम अपने, जिस तरह हम पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में बनाते हैं और स्टेक होल्डर से बात नहीं करते, इसी तरह हमारी जो माजी की पॉलिसियाँ थी वो क्या थी? सही, वो ये थी कि जिस तरह हम गंदम का एस्टीमेट अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान के साथ लगाते थे, तो हम प्रो पाकिस्तान हुकूमत के लिए भी वहाँ कोशिश करते थे। पीपल ऑफ अफगानिस्तान की विल क्या है हमने नहीं देखा। वॉर ऑन टेरर में जो हुकूमतें थी उनके साथ हम इंगेज ही नहीं हुए कि जी ये तो जब तालिबान आएंगे तो वो प्रो पाकिस्तान हुकूमतें होंगी। अभी भी हम जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उसके अंदर हमें रियल इनपुट नहीं मिल रहा
कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय क्या है, और ये सारी चीज़ें जिस तरह मजहर साहब ने कहा कि ये इकॉनमी के साथ भी जुड़ी हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी की मजबूरी है। फिर आपका जो एक बॉर्डर था, बहुत लंबा जो बॉर्डर है जिसके ऊपर एक छोटी मोटी वो होती थी, आते थे वो लगड़ीज, वो आके आजकल वो बंद किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी बॉर्डर के ऊपर लोकल लोगों के अंदर भी एक टेंशन है, क्योंकि उनकी वो लाइफ लाइन थी। आप कह रहे हैं कि जो भी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस करना भी आप चाहते हैं या नहीं भी, तो उसको ट्रांसपेरेंट करें। आपको 2-3 तरह की चेंजेस करनी है। एक तो फौरी नोयत की चेंजेस करनी है जो फायर फाइटिंग के लिए है। दूसरी जो आपको चेंजेस लानी है, दूर रस चेंजेस लानी है पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के पूरे बॉर्डर और उसके साबका जो उसकी हिस्ट्री है उसको जेन में रखते हुए, वहाँ के लोगों के और यहाँ के लोगों के उसको जेन में रखते हुए, और फिर ये कि विल ऑफ जो पीपल है अफगानिस्तान की वो किस हुकूमत के साथ है, किसके साथ नहीं है, और इंटरफेरेंस का जो वहाँ पे हमारा रहा है शुरू से, इन सब पॉलिसियों को जब तक हम चेंज नहीं करते एक मजबूत फॉरेन पॉलिसी नहीं बनेगी। और वही जो बात हमारे बाकी सुरक्षा कर रहे हैं, थोड़ा कम है इसलिए जल्दी मूव करेंगे। फखर, आपकी क्या राय है, क्या चेंज करना चाहिए हमें अपनी पॉलिसी में? अलीना, बुनियादी तौर के ऊपर जब तक पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात के ऊपर जो है वो गौर नहीं करेगा, तब तक कोई भी आपकी बात को जो है वो संजीदगी से नहीं लेगा। अंदरूनी तौर के ऊपर से मतलब ये है कि आपकी जो इंटरफेरेंस है वो पड़ोसियों के हवाले से, और दूसरा ये कि माशी तौर के ऊपर जब तक आप कोई मुस्तहकम नहीं होंगे, कोई दुनिया का कोई भी मुल्क हो आपको संजीदगी से नहीं लेगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये सबसे बुनियादी बेस्ट ऑप्शन यही है कि अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उसको बेहतर किया जाए, मईशत के ऊपर गौर किया जाए। जब आप माशी तौर के ऊपर मजबूत हो जाएंगे तो बाकी ममालिक आपको संजीदगी से भी लेंगे, और फिर इसके साथ साथ ये आपका जो है ये दुनिया में मज़ीद जो माशी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इफेक्टिव भी होगी। अच्छा, हम बाकी ममालिक की बात करें, एक और बहुत बड़ा इशू है जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए जग हसाई का बायस बन रहा है पूरी दुनिया में, वो क्या है? एक ब्रेक के बाद जानिए। वेलकम बैक। एक मसला जो पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल शर्मिंदगी का बायस बना हुआ है वो है कि जी बाहर हमारे पासपोर्ट्स को वो वक़्त ना मिलना, बाहर हमारे लोगों की इज़्ज़त ना होना, हमें एंटरटेन ना किया जाना। जो आदादोशुमार सामने आए वो इंतहाई तशवीशनाक। 7 ममालिक हैं जिनमें सऊदी अरब, UAE, चीन शामिल हैं। एक दिन के अंदर 258 पाकिस्तानियों को गैर कानूनी सरगर्मियों पर डिपोर्ट किया गया है। ये जो मामला है सारा का सारा, जहाँ पर पाकिस्तानी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं, गदागरी में मुलव्वस होते हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगती हैं, खमियाजा भुगतना पड़ता है पूरी कौम को, इंतहाई परेशानी का बायस, इंतहाई जग हसाई का बायस। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या फिर अवाम? फ़खर, क्या राय है आपकी? अलीना, ये मैं समझता हूँ कि ये इतने ज़्यादा तशवीशनाक जो फिगर हैं वो नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा तशवीशनाक फिगर अगर मैं आपको बताऊँ कि जो पिछले 4 सालों में 2020 से 2024 तक ईरान में पाकिस्तानी जो कि गैर कानूनी तौर के ऊपर यूरोप जाने की कोशिशों में पकड़े गए हैं, वो 62,000 जो वो पाकिस्तानी हैं वो ईरान में गिरफ़्तार किए गए हैं। इसी तरह UAE का अगर देखें 2024 का एमनेस्टी का डाटा देखें तो उसमें 8 से 9,000 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि जिन्होंने ओवरस्टे किया या गैर कानूनी तौर के ऊपर वहाँ पर रुके हुए थे, और अब जो UAE की 2024 की एमनेस्टी स्कीम थी वो अवेल करके उन्होंने वहाँ पे लीगलाइज कराया, जिसमें से 3200 को आउट पासेस जारी कर दिए गए हैं कि वो वापस पाकिस्तान आ सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये कोई आइसोलेशन में इस तरह नहीं होता कि ये मुंह उठा के चले जाते हैं किसी भी मुल्क में। ये जब तक मिली भगत ना हो सरकारी जो ऑफिशियल्स हों उनकी, तब तक ये इस तरह जा नहीं सकता। बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, ये सारा कुछ तमाम तर जो है वो मैं समझता हूँ सरकारी अफसरान और सरकारी जो मुलाज़िमीन है, ठीक है जी, हुकूमत की गफलत जो है वो इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट। फैसल जी बिल्कुल, वो तो जाहिर है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखकर देखना है कि हर साल दसियों हज़ारों लोग हर मुल्क के मतलब हर रीजन के लोग डिस्प्लेस हो रहे होते हैं, डिपोर्ट हो रहे होते हैं। पाकिस्तान के और इंडिया के, मोरक्को के, अल्जीरिया के, सबसे ज़्यादा दुनिया में मैक्सिको के लोग यूरोप और अमेरिका से डिपोर्ट होते हैं। बल्कि पिछले साल तो गालबन टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट भी छापी थी कि हर 6 घंटे बाद एक इंडियन अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है।
बात यह है कि ये चीजें हो रही होती हैं, लेकिन मुल्क इसको अमूमन पब्लिक नहीं करते, जो मुल्क आपके लोगों को निकालते हैं। लेकिन जब वो पब्लिक करते हैं तो उस वक्त एक वजह होती है कि वो आपको एक तो एम्बेरस करने की हद तक इसलिए आते हैं कि वो इस बात से जिच हो चुके होते हैं, जो बैक द डोर उससे पहले आपको बातें कह रहे होते हैं, वो जो आपसे मुतालबात, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप उन पर अमल नहीं कर पा रहे होते। फिर वो इस बात को थोड़ा सा पब्लिक करते हैं और उससे फिर उस मुल्क की शर्मिंदगी होती है, तो और ज्यादा दबाव पड़ता है। तो परेशानी की बात ये नहीं है कि 258 लोग निकालेंगे। आप देखें ना, इनमें से 230 से ऊपर तो सिर्फ सऊदी अरब से हैं। इसका मतलब है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है दुनिया सर, में, ये एक दिन में 258 एक दिन में, ये करेक्ट कर लें सारे। यस 258 एक दिन में। इनमें से 237 तो वो हैं जो एक ही मुल्क से आए हैं ना, तो वो क्यों इतना एम्बैरेस हुआ कि उसको ये पब्लिक भी करना पड़ा कि आप लोगों के लोग हम इस तरह से निकाल रहे हैं। उसमें बहुत से लोग तो वो हैं जो कि उसके बगैर अकामा के थे, कुछ बगैर कफील के थे, कुछ भीख मांग रहे थे, यूएई ने भी उनको निकाला। तो ये सीरियस इशू है। और पाकिस्तान में यहाँ पर इसलिए भी सबसे ज्यादा इशू है कि जो आवाम की प्रायोरिटी है वो प्रोडक्टिव होने पर नहीं है, इजी वेज पर, और उन रास्तों पर ज्यादा है कि क्या करेंगे तो फौरी पैसे आएंगे। तो उसमें सबसे बड़ा उनके जहन में यूं लगता है कि अगर हम बाहर चले जाएंगे तो आएंगे पैसे। आपको लगता है कि अगर जहन साजी हो तो वो ज्यादा बेहतर अप्रोच है? हुकूमत की गफलत होगी, लेकिन ज्यादा बड़ा मसला अवाम का है। हाँ, अवाम का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन गवर्नमेंट तो इसको कंट्रोल ही नहीं ना कर रही है। अभी देखेंगे इस वक्त भी आप पाकिस्तान से 1 मिनट के लिए बाहर चले जाएं और आप एक ऐसा मुल्क बन जाएं जो पाकिस्तान से वाकई ऑनेस्टली इन 25 करोड़ लोगों से डील करना चाहता है। आपको पता है उसके जहन में सबसे बड़ा मसला क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन उसके जहन में क्या आएगा पाकिस्तान के बारे में, कि इस मुल्क को कंट्रोल कौन करता है। मदर साहब ने जो बात की थी, मैं उसको इन्हीं अल्फाज में एक दफा फिर कहूंगा कि पाकिस्तान में कोई एक अथॉरिटी ऐसी दुनिया के सामने नहीं है। आप एक मिनट पाकिस्तान से बाहर होकर सोचें, वो आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, दोनों एक बात पे बहुत परेशान है कि इसको कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद नैरो डाउन करना चाहती हूँ। अगर हमें पता चल सके आसिफ कि ज़्यादा बड़ा यहाँ पर फैक्टर क्या है, ताकि अगर हमें सुना जा रहा है पॉलिसी साज़ों के जहनों में ये बात जा रही है, उनके कानों में ये बात पड़ी है, इक़्तिदार के ऐवानों में ये बात पड़ी है, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं से हम शुरू कर सकें। सो ज़्यादा काम कहाँ करने की ज़रूरत है? हुकूमत को चेक्स एंड बैलेंसेस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, या फिर आवाम की जहन साजी है, उनको बेहतर ज़रा एजुकेट करने की ज़रूरत है? देखें, इक़दाम तो हुकूमत नहीं लेने होते हैं, लेकिन जो फिगर्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, कुछ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखें, बाकी दुनिया के लोग जो हैं वो यूरोप और अमेरिका से तो डिपोर्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदीया से, यूएई से, ईरान से और इराक से भी डिपोर्ट होते हैं। और अब तो सऊदीया ने कहा है कि हम कंपलसरी करने जा रहे हैं कि आप उम्रे पे आएंगे तो 7 एफिडेविट देंगे कि यहाँ पे भीख नहीं मांगेंगे। तो आप मुझे बताएं कि कितने अफसोस, हमारे जो लोग ज़ियारतों पे जाते हैं वहाँ पे भीख मांगने समेत मुतअद्दिद क्राइम में मुलविस हो जाते हैं। इस वक्त 27,000 पाकिस्तानी, ज़रा दिल थाम के सुनिएगा, 27,000 पाकिस्तानी जो है वो ईरान में आइडेंटिफाई हो चुका है, जिसे आने वाले दिनों में पाकिस्तान आना है और नापसंदीदा सरगर्मियों पर। इसी तरह 47,137 लोग जो हैं वो क्यू में लगे हुए हैं जिन्होंने दुबई से आना है। 20,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदीया के अंदर जेलों में मुख्तलिफ जराइम के अंदर बंद हैं। ये इसमें भीख मांगने की बहुत बड़ी जो शरह है वो इसके अलावा है। अब मुझे ये बताएं, 12,096 फेक पासपोर्ट सऊदीया में आइडेंटिफाइड हुए हैं पाकिस्तानी। अब सवाल ये उठता है कि हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो इतना मॉडर्न सिस्टम लगा हुआ है, फेक पासपोर्ट वाला बाहर कैसे जा सकता है? इसलिए जा सकता है कि वहाँ पे जो FIA का एक सिपाही है इमिग्रेशन का, उसकी तैनाती के लिए उसे वज़ीर और मुशीर से सिफारिश करानी होती है, और बहुत बड़े बड़े तकड़े लोगों के कहने के ऊपर यहाँ पे लोग लगते हैं, क्योंकि इसको सोने की कान समझा जाता है एयरपोर्ट्स को, और यहाँ से पैसे बनाने की मशीनें इनको समझा जाता है। आप मुझे ये बताएं कि हमारे पासपोर्ट की क्या अहमियत होगी जहाँ 12,096 पासपोर्ट अगर सऊदीया जैसा मुल्क पकड़ता है, तो हमारे पासपोर्ट, हर पासपोर्ट को क्यों शक नहीं किया जाएगा? 1.5 लाख पाकिस्तानियों ने पिछले 10 साल में जब यूरोप में असाइलम लिया है, तो अब एक अनअनाउंस्ड एक तरह से पाबंदी आयद है, हमारे विजिट वीजा जेन्युइन लोगों को नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? कि आपके पाकिस्तानी आते हैं और ट्रैवल एजेंट्स बता रहे थे कि उनके आदादोशुमार के मुताबिक फैमिली वीजाज रिजेक्ट हो रहे हैं यूएई के लिए। लेकिन आपने अभी मेंशन किया कि हमारा इतना मॉडर्न सिस्टम है एयरपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन मैं कराची एयरपोर्ट की तो आपको अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन बताऊं, एक FIA वाले साहब होते हैं, वो काउंटर के ऊपर चेक करते हैं सारा का सारा, आपको स्टैम्प करके देते हैं, एक बुक मार्क लगा के देते हैं, आप आगे जाते हो, एक और बंदा FIA का खड़ा होता है, वहाँ पर चेक करता है,
खोल के बस चेक करके आपके हाथ में पकड़ा, फिर आप एक और जगह आगे लाइन में जाते हो जहाँ पर वो बुक मार्क निकाला जाता है उस पासपोर्ट से और वापस पासपोर्ट आपके हाथ में दिया जाता है। मज़हर अब्बास साहब, इतनी चेकिंग, इतना सब कुछ, इतने बंदे एयरपोर्ट के ऊपर, हर 5 मिनट के ऊपर 3 बंदे, फिर भी हमारा जो पासपोर्ट है वो 106 ममालिक में से 103वें नंबर पर। ये जो आपने मिसालें दी ना, ये मेरे और आपके लिए होता है। जो कार्रवाई डलती है वो आपको पता भी नहीं चलती, और ये आज का नहीं फिनोमेना, ये 90s से चल रहा है। आप जो हमने पिछले हफ्ते ह्यूमन स्मगलिंग का, उसमें भी आपके पासपोर्ट के मामलात गड़बड़ हैं। आप कौन से ऐसे मामलात हैं जिसमें आपके लोग इन्वॉल्व नहीं पाए जाते, और ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी की वजह से भी है। जो मैसिव करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन ख़ुद हमारे उन इदारों में जो इसके करता धरता हैं उनके अंदर ज़ाहिर है कहीं ना कहीं कनाइवेंस होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप मनी लॉन्ड्रिंग उठा लें, मनी लॉन्ड्रिंग में आपके नाम आते हैं। आप उठा लें, आपके यहाँ जो मनी चेंजर्स के लोग हैं वो अमेरिका में सज़ाएं काट रहे हैं। आपके यहाँ से लोग, जब मिडल ईस्ट का एक रास्ता खुला था नौकरियों के लिए, तो हमने उसके जो गलत फ़ायदे उठाए, उसके नताइज आज हम भुगत रहे हैं उसमें। और इसी तरह आप, मेरा ख्याल क्यों नहीं चेक रख पा रही मज़हर साहब? करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, कनाइवेंस विद ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, ये क्या है? आपके यहाँ जो सबसे बड़ा इशू खड़ा हुआ पिछले चंद सालों में वो टेरर फाइनेंसिंग का था, जिसकी वजह से दुनिया अलर्ट हुई आपके बारे में कि आपके यहाँ जिस तरीके से पैसे की हेर फेर होती है, तो आपके यहाँ अल्टीमेटली ये होना था। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो सऊदी अरब में हो रही हैं, जो दुबई में हो रही हैं, जो भीख मांगने पर रिपोर्ट किया जा रहा है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का, इससे कैनवस बहुत बड़ा है। आप चाहे सी पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे लैंड रूट्स हों, आपके यहाँ इतना बड़ा, इसी वजह से आपको एज ए सस्पेक्टेड कंट्री के तौर पे वो देखा जाता है। ये सबसे ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कुछ किया जाएगा। ये बहुत शदीद किस्म का एम्बैरसिंग है। आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, यहाँ पर हालात बुरे हैं, क्या करे बंदा, किधर जाए। आज के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफ़िज़।